Good morning, class 8 students. Today we are going to start our next topic, the rebellion spread. मतलब जो विद्रोह था वो किस तरह से फैल रहा था, मतलब अब फैलता चला गया। मेरठ से स्टार्ट हुआ, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया इन सारे लोगों ने। अब धीरे धीरे आप इसको आगे देखेंगे कैसे कैसे किन शहरों में फैला। आपको भी जानना चाहिए अपने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और आप कई लीडर्स के बारे में जानेंगे, कई फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानेंगे। ओके, ज़रा देखें तो आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जब दिल्ली से उनको हटा दिया गया, देयर वॉज नो प्राइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो हफ्ते भर तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। इट टुक इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल, देन स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगेन। और इसको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि आप जानते हैं न्यूज़ उस टाइम इतनी जल्दी फैल नहीं पाती थी। सीधी सी बात तो ये, आज के टाइम पे फ़ोन है, मैसेज, व्हाट्सअप, कुछ भी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, आप कहीं भी चीज़ों को फैला सकते हैं बहुत तेज़ी से। ऐसा पहले नहीं था। तो जो म्यूटनीज था, विद्रोह था, उसको बिगन होना है, कब नहीं होना है, ये चीज़ों की खबर लेट मिल पाती थी। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। अच्छा, रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट, रेजिमेंट वो होती है इसमें कई सारे सैनिक एक साथ होते हैं जो विद्रोह कर चुके थे, वो ज्वाइन कर रहे थे एक के बाद एक पॉइंट्स पे। दिल्ली मिले मेरठ से, फिर कानपुर मिले, फिर लखनऊ मिले, हर जगह इकट्ठे हो जाते थे। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रॉज अप इन रेबेलियन। अब ये चीज़ होने के बाद टाउन एरिया में और विलेजेस में भी लोग जो जुड़ते जा रहे थे और रैली कर रहे थे लोकल लीडर्स के साथ, जमींदारों के साथ, और जो उनके मुखिया थे, हु वर प्रिपेयर टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, जिन्होंने अपने अपने आप को अपनी अथॉरिटी माना, मतलब पावरफुल पर्सन माना, और ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ कई सारे लोगों के नाम आएंगे, उन नामों को याद रखना ज़रूरी है, और जब नोट्स बनाएंगे तो उनमें से वही क्वेश्चन आते हैं। जैसे नाना साहेब, द adopted son of the late Peshwa Bajirao who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city। अब ये कानपुर की घटना है, तो यानी कानपुर में कौन लड़ रहा था? नाना साहेब लड़ रहे थे, जो कि पेशवा बाजीराव के पुत्र थे। उन्होंने अपनी फोर्स को गैदर्ड किया और ब्रिटिश को वहाँ सिटी की जो गैरिसन थी, जहाँ टुकड़ी रहती थी, छावनी, वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये चीज़ थी, यानी किस शहर में किसने साथ दिया। हु ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया। एक्चुअली बेटा, पेशवा ना मराठा में प्रधानमंत्री को कहते थे। शिवाजी के टाइम पे एक पद था वो, जैसे आज अपने 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 पद होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, विदेश मिनिस्टर है, और रक्षा मंत्री हैं, ठीक वैसे ही पेशवा उस टाइम पावरफुल मिनिस्टर हुआ करता था, मेनली प्रधानमंत्री की तरह। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्पर बहादुर शाह जफर। उसने डिक्लेयर किया कि वो गवर्नर है एम्पर बहादुर शाह जफर के अंडर में, यानी कि एम्पर तो बहादुर शाह जफर को ही ऊपर मान लिया था, आपने पढ़ा था। तो उसके अंडर में कानपुर की तरफ से वो गवर्नर घोषित किया। इन लखनऊ बिरजिस कद्र, द सन ऑफ द डिपोज्ड बादशाह वाजिद अली शाह। अब लखनऊ में कौन थे? बिरजिस कद्र, वो वाजिद अली शाह के बेटे थे। उन्होंने अपने आप को न्यू नवाब घोषित कर दिया। ही टू एक्नोलॉज द सुजेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर के अंडर में अपने आप को घोषित कर दिया कि वो हमारे बादशाह हैं। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, इसीलिए बेगम हजरत महल का बहुत नाम आता है कि लखनऊ में म्यूटनी को कौन साथ दे रहा था, तो नाम आता है बेगम हजरत महल, और उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर हिस्सा लिया ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रेबल सिपाही, और झांसी में कौन लड़ रहा था बेटा? रानी लक्ष्मीबाई ने वो रेबल को संभाला और उनके सिपाहियों ने। फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ द नाना साहेब, और उनका साथ कौन दे रहे थे? तात्या टोपे, जो जनरल थे किसके? नाना साहेब के। अब आप जानते हैं नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर लिया था कानपुर में, तो वो उनकी हेल्प कर रहे थे। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मंडला एक इलाका है बेटा मध्य प्रदेश में, और एक आज डिस्ट्रिक्ट भी है। रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट। मंडला में रानी अवंतीबाई लोधी थी, रामगढ़ की रानी थी। उन्होंने 4000 अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश के साथ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि ब्रिटिश ने ना उनके स्टेट में दखलंदाजी करके उनके ऊपर कब्जा कर रखा था कई जगह, तो रेबेलियन कर दिया।
आप रेबेलियन के तरीके देखिए, आप रेबेलियन के लोग देखिए कौन कौन है, रानी हो, राजकुमारी हो, लोग हों, बूढ़ा कोई बादशाह जफर जैसा शासक हो, कोई भी हो, हर कोई अंग्रेज़ों से लड़ रहा था उस टाइम। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय रेबल फोर्सेस, ब्रिटिश कई तरह से नुकसान भी पहुंचा जो रेबल फोर्स थी हमारी उनसे। दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स, कई युद्धों में वो हारे। दिस कन्विंस दैट द पीपल rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion। अच्छा होता क्या था, जैसे जैसे वो हराते चले जाते थे, डिफीट करते थे, तो पीपल का जो ब्रिटिश के खिलाफ कॉन्फिडेंस है लड़ने का, उनको कोलैप्स करने का, उनको नीचे करने का, वो बढ़ता चला जाता था और वो रेबेलियन को ज्वाइन करते चले जाते थे। ए सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। अब अवध की बात करते हैं। आज का अवध लखनऊ और उसके आसपास के इलाके को ही कहते हैं। वहाँ पे भी बढ़ रहा था। वहाँ 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम सेंट हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब उस टाइम ये माहौल था कि इंडियंस किस तरह लड़ रहे थे अपने अपने उसके लिए। तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट है कर्नल जिसका नाम है टाइटलर, उसने अपने कमांडर को एक मतलब टेलीग्राम भेजा। क्या कह रहा है पता है? अवर मैन आर क्राउडेड बाय द नंबर्स अपोज टू द डैम, हमारे आदमी जो हैं उनके खिलाफ लड़ने में असक्षम है, वो चारों तरफ से हमें घेर रखा है। एंड द एंडलेस फाइटिंग, और उनकी लड़ाई रुकी नहीं रही है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, हर गांव हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और हर एक जमींदार हमारे खिलाफ जो है बढ़ के बोल रहा है। यानी कि ये उनके अंदर से डर है। ये उस टाइम का टेलीग्राम की एक न्यूज़ है। उस टाइम आप कुछ लिमिटेड वर्ड्स में ही टेलीग्राम भेज सकते थे, तो ये छोटा सा उसमें टेलीग्राम में चीज़ें लिखी गई। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, कई सारे लीडर्स आए। एग्जाम्पल के तौर पे अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के मौलवी थे। उन्होंने प्रोफेसाइज किया द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, उन्होंने कहा ब्रिटिश का रूल अब ख़त्म ही होना चाहिए, यानी कि वो भी फैजाबाद में लड़ रहे थे। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, उन्होंने लोगों की इस भावनाओं को समझा और एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली अपने सपोर्ट से। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और वो लखनऊ आए अंग्रेजों से लड़ने। इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजी और रिलीजियस वॉरियर केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल, और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे गाजी या रिलीजियस वॉरियर को कहते हैं गाजी, वो आए और वाइट पीपल यानी ब्रिटिश को लड़ाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए तैयार। बख्त खान एक सोल्जर था बरेली से, उसने टुक चार्ज लिया लार्ज फोर्स फाइटर के साथ दिल्ली आया। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेलियन, और धीरे धीरे वो मिलिट्री लीडर का मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब बन गया विद्रोह में वो आदमी। इन बिहार ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइन द रेबल सिपॉय, कुंवर सिंह की एज काफ़ी थी उस टाइम पे, आई थिंक 60+ रहे होंगे। उन्होंने बिहार में क्या कहते हैं, कुंवर सिंह एक जमींदार थे, उन्होंने भाई रेबल किया। एंड बैटल विद ब्रिटिश फॉर मंथ्स, और महीनों तक लड़ते रहे। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट, चाहे लीडर्स हों चाहे फाइटर्स हों, हर जगह से हर ज़मीन से अंग्रेज़ों से वो लड़ रहे थे। ये हर जगह की कहानी है बेटा। ये एक पोर्ट्रेट है, चित्र है नाना साहेब का, और ये जगदीश सिंह का बेटा शाइन है आई थिंक। ये किसका है? यस, वीर कुंवर विक्रम सिंह का ये है, काफ़ी एज्ड पर्सन थे, उनका पोर्ट्रेट है ये चित्र। द कंपनी फाइट्स बैक, अब कंपनी ने दोबारा से अपनी लड़ाई को वापसी की। अनर्व्ड बाय द स्केल ऑफ अपहीवल, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ वो इस रिवोल्ट को दबा देंगे। कंपनी ने अब इस चीज़ को भांप लिया था। इट ब्रॉड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा था। पास न्यू लॉ सो दैट द रेबल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, नए नए लॉ नियम तुरंत बना दिए गए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ताकि इन रेबल को दबाया जा सके बड़ी आसानी से, ठीक। और जो इसका सेंटर है इस तूफान का, विद्रोह का, चाहे दिल्ली हो चाहे जो जगह हो, उसको जल्द से जल्द जो है दूर कर लीजिए। मतलब जो इंडियंस पीपल हैं जिन्होंने रेबल किया उनको आप खदेड़ दीजिए। हर तरह के लॉ बनाना, अब लॉ बनाना मतलब चाहे आपको बंदूक चलानी पड़े, हथियार चलाने पड़े, गोला बारूद कराना पड़े, मारना पड़े, एक साथ सारी चीज़ों के साथ लड़ाई करनी पड़े, आप लड़िए। दिल्ली वॉज द रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1857, दिल्ली को दोबारा से कब्जा कर लिया था रेबल फोर्सेस से 1857 सितंबर में।
द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बहादुर शाह जफर को कोर्ट लाया गया और उनको पूरे जीवन भर कारावास की सज़ा सुनाई गई। वो और उनकी वाइफ जीनत महल को रंगून भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में, और वहीं बहादुर शाह जफर को रंगून में 1862 में डेथ हो गई। तो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए ये चीज़ सही, और वो शहीद ही हुए। इस देश की मिट्टी को भी नसीब नहीं हुआ उनको दफन होना, रंगून में जाके उनकी डेथ हुई, सब कुछ छीन लिया गया उनसे। ये तांत्या टोपे का बेटा टिकट है जो भारत सरकार ने जारी किया। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हावर डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड फ्रॉम आफ्टर दैट। दिल्ली को दोबारा कब्जे में लेने के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको कब्जे में ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि रेबेलियन ख़त्म हो गया इसके बाद। पीपल कॉन्टिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोग लगातार फाइट करते रहे ब्रिटिश से। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। ब्रिटिश लोगों को 2 साल का वक्त लगा बेटा ये पूरा रेबेलियन को दबाने में अपनी पूरी ताकत के साथ। और इसी क्रम में लखनऊ को वापस ले लिया गया मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया और वो मार दी गई जून 1858 में। ठीक ऐसा ही हुआ रानी अवंतीबाई के साथ, जो शुरुआत में तो जीती खेरी में, लेकिन उनकी डेथ हुई उनके ब्रिटिश को पूरी तरफ से घेरने के बाद। तात्या टोपे एक्सटेप हो गए, जंगल होकर सेंट्रल इंडिया से फाइट करते रहे गुरिल्ला वार की तरफ से, मतलब धीरे धीरे छुप छुप के वॉर करते रहे विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल पीजेंट लीडर्स। कई सारे ट्राइबल और पीजेंट लीडर के साथ उनको भी पकड़ लिया गया और अप्रैल 1859 में उनको भी मार दिया गया। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश अर्लियर एनकरेज रेबेलियन। अब जैसे जैसे ब्रिटिश के खिलाफ जो खुशी थी या जीत की खुशी थी हम लोगों को बढ़ावा दे रही थी, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज एनकरेज्ड डेजर्शन। अब जब हमें हार मिलने लगी तो हम एनकरेज्ड नहीं हुए, हमारा एनकरेजमेंट घटता चला गया, कमज़ोर पड़ते गए। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। लेकिन ब्रिटिश को भी बहुत कोशिश करनी पड़ी कि अब लोगों का विश्वास जो है दोबारा जीत सके, कि ऐसा रेबल दोबारा ना हो। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू जॉइन ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड। और उन्होंने अनाउंस किया कि जो लोग उनके खिलाफ भरोसेमंद रहेंगे उनको पुराने अधिकार जो हैं उनके वापस दे दिए जाएंगे ज़मीन वाले। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they not killed any white people। और जिन्होंने रेबल किया है उनसे कहा गया कि वो अपने आप को ब्रिटिश के हवाले कर दें, और उन्होंने किसी बस गोरे सिपाही को न मारा हो, यानी टोटली सरेंडर करने को बोल दिया। ये इस तरह के बेटा यहाँ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। और कश्मीरी गेट दिल्ली पे एंट्री करने के बाद ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उन्होंने जीत अपनी हासिल कर ली है, इस तरह की बातें हैं। और ये ब्रिटिश फ़ौज यहाँ नियर कानपुर कैप्चर कर ले रही है रेबेलियंस को। अब तो मतलब वही सारी बात है कि आंदोलन काफ़ी ज़्यादा आने के बाद ब्रिटिश की धीरे धीरे जीत होने लगी। आफ्टर मैथ का मतलब है कि उसके बाद फिर क्या हुआ। द ब्रिटिश है रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 तक दोबारा से कंट्रोल वापस ले लिया उन्होंने, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी एनी मोर। लेकिन जो पॉलिसी उनके साथ पहले थी, पहले जिस हिसाब से काम कर रहे थे उसके साथ वो अब नहीं बढ़ पा रहे थे आगे। गिवन बिलो द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से आएगा बेटा कि आफ्टर 1857 रिवोल्ट व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। कौन कौन से चेंज आए, तो ये पूरा लॉन्ग में आंसर है बेटा, और इसके पॉइंट हैं लगभग 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। आप उसको समझें और उनको अच्छा होगा कि ये पूरी बुक की लैंग्वेज आप ना लिखें बेटा, इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो लिखें। जैसे क्या क्या हुआ ज़रा देखें तो क्या क्या चेंज लाए ब्रिटिश यहाँ पे रिवोल्ट होने के बाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1858 में और ट्रांसफ़र किया पावर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। सीधी सी बात है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे पावर नहीं चलाएगी, अब ब्रिटिश क्राउन इस पावर को चलाएगा। ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी का शासन, और क्राउन से मतलब मुकुट से होता है। महारानी का शासन चलेगा अब यहाँ पे, मैनेजमेंट जो है ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और वहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन को सेक्रेटरी बनाया
कि पूरे इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी बनेगा। एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसको जिम्मेदार माना गया कि यहाँ जो कुछ होगा वो आपके गवर्नेंस से क्या क्या होगा आप ही जिम्मेदार होंगे। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, उसको एक काउंसिल मतलब कुछ मेंबर्स दिए गए जो उसको सलाह देंगे, जिसको इंडियन काउंसिल कहा गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द वॉइसरॉय, जो वॉइसरॉय था यानी कि जो मुखिया जिसकी बात हो रही थी ना, कैबिनेट ने एक सेक्रेटरी बनाया वो वॉइसरॉय, उसको क्या कहा गया बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, मतलब क्राउन यानी महारानी का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिया में शासन करेगा। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। अच्छा, इन सब चीज़ों को उठाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रूलिंग इंडिया पे करने की उनकी है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे नहीं रहेगी। सेकंड क्या हुआ, जो रूलिंग चीफ्स हैं कंट्री में उनको एश्योर्ड किया गया कि उनकी टेरिटरी उनसे नहीं छीनी जाएगी भविष्य में। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स, और जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको अपना राजकाज वो दे सकते हैं, चाहे वो अडॉप्टेड सन हो चाहे जो भी, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर तो लड़ाई हुई थी। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट, लेकिन उनको ये कहना होगा, समझना होगा कि जो ब्रिटिश क्वीन है वहीं उनकी सोवरेन पैरामाउंट मतलब सबसे उच्च लेवल पे जो आपका राजा महारानी है वो महारानी होगी। इंडिया में महारानी को आपको मानना होगा जो कि इंग्लैंड में रहती है, वही मेन पावर है। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, तो इंडियन रूलर्स को भी अपने किंगडम को सबॉर्डिनेट की तरह यूज़ करना होगा ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, यानी कि महारानी सबसे ऊपर और नीचे इंडियन सबॉर्डिनेट की तरह रहेंगे, यानी कि वो अपने आप में पावरफुल नहीं है। सीधी सी बात है, ब्रिटिश के अंडर रहना है। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. अगर इंडियन सोल्जर ज़्यादा रहेंगे तो दोबारा से रेबेलियन हो सकता है, तो यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी जाए। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkha, Sikh and Pathan. अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से नहीं लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे विद्रोह सबसे तेज़ था, तो रिक्रूटमेंट जो होगा वो साउथ इंडिया से होगा, और गोरखा होंगे, सिख होंगे, पठान होंगे, क्योंकि इन लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया था। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेबेलियन इन अ बिग वे। उनकी जो ज़मीन थी मुस्लिम्स की, चाहे उनको एक सस्पिशन मतलब शक की निगाह से देखा गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत ज़िम्मेदार हैं जो रेबेलियन हुआ है वो, क्योंकि आपने देखा था बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स का नाम आया था। फिफ्थ, ब्रिटिश ने डिसाइड किया था टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि धर्म के मामले में वो दखलंदाजी नहीं देंगे क्योंकि धर्म बड़ा मुद्दा था, और जो उनकी सोजिक सामाजिक प्रकार की जो प्रैक्टिस होती हैं, जो रीति रिवाज है, उनमें दखल नहीं देंगे जो इंडियंस लोग हैं। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। जो पॉलिसी हैं लैंडलॉर्ड की और ज़मींदारों की वो उनको वापस दी जाएंगी, और उनके जो राइट्स थे उनको दोबारा उनके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद एक नई हिस्ट्री बिगिन होती है 1857 के बाद, क्योंकि सब कुछ ये नियम कानून ने सब कुछ बदल दिया। ये जो सब पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, लेकिन रहेंगे आप ब्रिटिश क्राउन के नीचे ही। ये वो जगह है बेटा जहाँ पे रेबेलियन हुआ है। रेड कलर के हैं मेन सेंटर और ये है अदर, तो जहाँ जहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा थे तो वहाँ वहाँ से सारी चीज़ों को रिक्रूटमेंट बंद कर दी। ये वो सारी जगह हैं जहाँ से बेटा सबसे ज़्यादा रिवोल्ट हुआ था। ये केस स्टडी है एक, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, इसको आप खुद रीड कर सकते हैं एज अ सोर्स के लिए। और एल्सवेयर ये कहाँ पे हो रहा था बेटा, फॉर अ हेवली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, ये किसी दूसरी जगह की बात हो रही है, हांगकांग की बात हो रही है, और हांगकिंग क्वान चाइना किंगडम की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे, ठीक। ये किसी दुनिया के अदर कोने में क्या हो रहा था वहाँ की बात हो रही है। ये चैप्टर बेटा यहाँ फिनिश होता है, और क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजे जाएंगे, जो नोट्स हैं वो आप तैयार करेंगे क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जो उसमें क्वेश्चन है, तो आप अपना तैयार करेंगे अच्छे से स्टूडेंट्स, और अपना वर्क जो है वो टाइम से सबमिट कर देंगे जो आपका होमवर्क है, और कोई भी चीज़ हो तो आप पूछा करें। और ये चैप्टर फिनिश होता है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करवाएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।